Assalamu alaikum everyone. So today we are going to start our today's session, and today we are going to talk about self-harm. So first let's make sure that we are live and we have other people with us over here as well. So we can start. Okay, so now we are having some sort of viewers over here, and let's wait here that few others are going to join us soon. That's great that people are have started joining us. So our today's session is about self-harm, and before we move on forward, so I would like to introduce myself as well. My name is Halima Sadia Qureshi. I am a clinical psychologist, and I am practicing in a clinical field for last more than 5 years now. And I did my MS in clinical psychology from GC University Lahore. Then I did certain certifications in cognitive behavioral hypnotherapy and cognitive behavior therapy from Beck Institute in USA, as well as I am the master practitioner of neuro-linguistic programming. And along with that, there are certain other certifications regarding eidetic therapy. So mostly I prefer to use, as my major framework is cognitive behavior hypnotherapy, and you might know that what cognitive behavior hypnotherapy. Even if you don't know, then we can have another talk about that as well. So आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं वो इंतहा का ज़रूरी समझा जा सकता है. उस टॉपिक को बहुत ही संजीदा टॉपिक समझा जा सकता है. इट इज़ क्वाइट सीरियस थिंग दैट वी आर गोइंग टू, एंड वेरी मच सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसको आज हम टच करने वाले हैं, और वो है सेल्फ हार्म का. सेल्फ हार्म हमारे माशरे में, सोसाइटी में, कल्चर में जिस तरह से उसको समझा जाता है सेल्फ हार्म को, पहले हम इसकी डेफिनेशन को अगर समझ लें कि कहते हैं किसको है सेल्फ हार्म. क्योंकि कई दफ़ा कई लोग समझते हैं कि चलते चलते टक्कर लग गई वो भी सेल्फ हार्म है, तो वो सेल्फ हार्म में नहीं आता. सेल्फ हार्म की जब हम साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक कंडीशन में बात करते हैं तो उसमें हम उस सेल्फ हार्म की बात कर रहे होते हैं कि जो कि इंसान खुद को तकलीफ़ पहुंचाना चाहता है. किसी भी तरीके से हो सकती है वो. आप अपने आप को जानबूझ के करते हैं, यानी कि उसमें आपकी इंटेंशन इन्वॉल्व होती है. और जब वो ये इंटेंशन इन्वॉल्व होती है तो यानी कि वो इंसान पूरी तरह से कॉन्शियस होता है कि इस वक्त मैं ये जो भी काम करने लगा हूँ, ये जो भी हरकत करने लगा हूँ, इसका रद्द अमल मुझे अपने फिज़िकल या साइकोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर उसका असर वो लेगा ही लेगा. और जब हम सेल्फ हार्म की बात करें तो वो ख़ास कर फिज़िकल उसकी बॉडी के ऊपर उसका अफेक्ट आएगा ही आएगा. तो सेल्फ हार्म की सबसे जो है हम कह सकते हैं कि बेसिक डेफिनेशन जिस तरह से इसे समझाया जा सकता है. और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेल्फ हार्म बहुत से डिफरेंट इसमें टाइप्स आ जाती हैं, बहुत मुख्तलिफ इसकी इकसाम होती हैं. मैं प्रेफर करूँगी कि अभी मैं उर्दू में ज़रूर डिस्कस करती रहूँ, क्योंकि ये टॉपिक इस तरह का है कि अगर इसमें ये हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि हम किसी एक जो है वो एरिया के या एथनिसिटी के लोगों के बारे में इसके बारे में बात करें. सेल्फ हार्म जो है वो ग्लोबली एक जो है वो कंडीशन बन चुकी है, जो कि पहले इसे ग्लोबली कंडीशन नहीं समझा जाता था. अब इसको जो है वो साइकेट्रिक कंडीशन के अंदर भी इन्वॉल्व किया जा रहा है. पहले सेल्फ हार्म सिर्फ एक बिहेवियर के तौर पे, या हम कह सकते हैं एक इंसान का टेम्परामेंट के तौर पे समझा जाता था, लेकिन अब उसे साइकोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि उसको एक डिसऑर्डर या जहनी बीमारी का नाम भी उसे दिया जा रहा है. अब इसमें सेल्फ हार्म में असल में होता क्या है कि इंसान की इंटेंशन होती है, उसके दिल में और उसके जहन में ये ख्याल साफ़ होता है कि उसने अपने आप को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना है. अब वो चाहे कट लगा के पहुंचाए, या वो अपने आप को पंच करके पहुंचाए, या वो दीवार में सर मारे, लेकिन उसका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि उसको फिज़िकली बॉडी में वो पेन फील हो. उसमें पेन हो सकता है, ब्रूज हो सकता है, निशान हो सकता है, इस तरह की कोई भी चीज़ है जो कि इंसान महसूस करे अपने जिस्मानी हिस्से पे, तो उसको हम सेल्फ हार्म कहते हैं. अब सेल्फ हार्म को जब हम बात करें कि ये डिफरेंट तरीक़ों से भी किया जा सकता है, वो तरीके डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगी, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि उसे हम कहते किस कैटेगरी के सेल्फ हार्म को है. सेल्फ हार्म के कुछ जो बहुत कॉमनली यूज़ तरीके हैं, जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, होते तो इसके बेशुमार तरीके हैं, उस पर रिसर्चेज हो रही हैं, ठीक है.
मैं खुद पीएचडी स्कॉलर हूँ। मेरा अपना रिसर्च का पूरा काम जो है वो थीसिस जो है वो पूरा इसके ट्रीटमेंट को डेवलप करने में था, और वो भी कंप्लीट हो चुका है। और अब आप बहुत जल्द ये देखेंगे, अपनी पब्लिकेशंस में देखेंगे, आप इसको पढ़ेंगे कि उस रिसर्च से जो है हमने पाकिस्तान में वो काम किया, और उससे हमने कितने देर बाद जो है वो नताइज देखे कि इसके क्या देर बाद नताइज होते हैं, कि सेल्फ हार्म को किस तरह से जो है वो इंसानों की ज़िंदगी में ये असरअंदाज होता है। तो अब हम जब इसके तरीक़ों की तरफ आते हैं तो इसमें हाथ पे कट लगाना, पंच करना किसी चीज़ को, अपने आप को स्क्रैच कर लेना, अपने आप को बाइट कर लेना, इस तरह के सारे तरीके, और इसके अलावा ख़ुद से हट के बाहर की चीज़ों से किसी भी चीज़ को उठा के अपने ऊपर ऐसे हिट कर लेना कि उसका नुकसान हो जाए। तो इसके बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ वेज़ हैं, और बहुत से कॉमन तरीके हैं, बहुत से अनकॉमन तरीके भी हैं। अब जब हम इसके तरीक़ों के बाद बात करते हैं कि सेल्फ हार्म में सिर्फ़ और सिर्फ इसको हम बिहेवियर, जब हमने बात की कि बिहेवियर में अब हम नहीं लेते, अब हम इसको जहनी तौर पे या साइकोलॉजिकल कंडीशन के तौर पे लेते हैं, यानी कि डिसऑर्डर की कैटेगरी में अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि इसमें अब बहुत सारे जो बीमारियां पहले जिनमें सेल्फ हार्म होता था, उन बीमारियों का नाम कोई और होता था। वो उन बीमारियों के अंदर ये इसका एक तरह से सिम्टम जो है वो इंक्लूड होता था, जैसे कि डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा उदासी। आप देखते होंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, कई दफ़ा वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। और अगर वो सुसाइड की तरफ नहीं जाते, जो कि डिप्रेशन के बहुत ही एक्सट्रीम फेज में जाके होता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन जब वो सुसाइड नहीं करते, कई लोग जो अंदर ही अंदर, सुसाइड के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की वजह से हो सकता है कि वो नहीं करते, कोई ना कोई बैरियर होता है कि जिसकी वजह से वो हैं बहुत अफसरदा हैं, बहुत उदास हैं, ज़िंदगी में कोई होप नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी वो अभी अपने आप को संभाले हुए हैं, सुसाइड को नहीं करना चाहते। तो वो लोग कई दफ़ा क्या होता है कि अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, अपनी उस उदासी, अपनी उस बेचैनी को हम एक तरह से कह सकते हैं, या उस अफसरदगी को दूर करने के लिए हम कह सकते हैं, उसको दूर करने के लिए वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और वो समझते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सेल्फ हार्म जो है वो खामोशी में छुप के किया जाता है। और उनका असल में जहन में ये वाली चीज़ होती है कि ये जो है हमारे जहन में जो आ रहे हैं ये ख्यालात और ये जो चीज़ें हैं, ये किसी और को तो दर्द नहीं दे रही है, किसी और को परेशान नहीं कर रही हैं। अगर हम बाइट कर रहे हैं तो हम अपने आप को कर रहे हैं, हम कट लगा रहे हैं तो हम अपने आर्म पे कट लगा लेंगे, ऐसी जगह पे कि जहाँ पे नज़र भी ना आ सके और लोगों को पता भी ना चल सके। तो वो ये ऐसा समझते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है, और ये हम अपने आप को जो है उस चीज़ में से, उस स्ट्रेस में से बचा रहे हैं। लेकिन इसका जो देर पा नताइज जो नज़र आते हैं वो हमें वो बहुत ज़्यादा बुरे भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न्स भी हो सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं ना कि एक चीज़ अल्लाह ताला ने भी हमें ये कहा है, ठीक है, कि जब भी हम कोई एक काम करने लगते हैं, अगर वो काम गलत होता है, ठीक है, जब हम गुनाह की तरफ अगर जाते हैं तो छोटा गुनाह बड़े गुनाह से आसान होता है करना, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम छोटा गुनाह कर लेते हैं तो फिर हमें उससे बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह नहीं लगता, फिर हम वो करने के लिए तैयार होते हैं, फिर उससे बड़ा। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हमारे लिए चीज़ें आसान होती जाती हैं। इसी तरह आप स्कूल में भी पढ़ें, अगर एक बच्चे को जो है वो फर्स्ट ग्रेड की जगह उसको 10th ग्रेड में बिठा दिया जाए तो वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकेगा, वो ये सारी चीज़ें नहीं हैंडल कर सकेगा, 10th ग्रेड के सब्जेक्ट्स को हैंडल नहीं कर सकेगा। इसलिए उसने स्टेप बाय स्टेप चलना है, फिर उसके लिए वो आसान होती जाएंगी और 10th में वो कर जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, ये इसलिए दिए, ये मेटाफर इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि डिप्रेशन में होने वाला या किसी भी हालत में होने वाला वो सेल्फ हार्म तक नहीं रहता। कुछ वक्त के बाद बहुत ज़्यादा चांस है कि वही इंसान सुसाइड की तरफ चला जाए, क्योंकि उसको वो गुनाह छोटा लगने लग जाएगा, उसको वो काम का बुरा लगना या उस काम का मुश्किल होना कम लगने लग जाएगा, और वो काम उसके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इस चीज़ को अप्रूव करती है कि सेल्फ हार्म अगर ज़्यादा देर तक रहे तो वो सुसाइड की तरफ जा सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए हेल्प जो है वो ली जाए, और प्रोफेशनल हेल्प ली जाए, क्योंकि ख़ुद से हैंडल करना सेल्फ हार्म को कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है। हम सेल्फ हार्म के बारे में ज़रूर बात करेंगे इसमें
कि सेल्फ हार्म को सेल्फ हेल्प के ज़रिए किस तरह डील किया जा सकता है, लेकिन प्रेफरेबली यही है कि प्रोफेशनल हेल्प ले ली जाए, क्योंकि ये इतना ख़तरनाक है कि कभी भी इंसान की कोई भी सोच उसको उस नहज तक पहुंचा सकती है, इस एक्सट्रीम तक पहुंचा सकती है कि वो सेल्फ सुसाइड की तरफ कोई कदम ना उठा ले। अभी हमें कुछ क्वेश्चंस भी आने शुरू हो गए हैं, हम और भी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। सदफ हमसे पूछ रही हैं, हाउ कैन वंस फ्रेंड हेल्प टू स्टे अवे फ्रॉम सच थॉट्स। तो इन थॉट से जो है हम किस तरह से दूर रह सकते हैं, इसके लिए हमें सेल्फ, जो मैं अभी बात कर रही थी कि सेल्फ हेल्प की मैं कुछ स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगी अभी कि सेल्फ हेल्प किस तरह से ली जाए। लेकिन सेल्फ हेल्प से भी ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका कोई करीबी या कोई जानने वाला ऐसी किसी भी हरकत में इन्वॉल्व है, तो सबसे पहले आपकी हेल्प उसके लिए यही होगी कि आप उसको किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, ताकि वो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी को देख ले, क्या वो अभी मेडिकेशन की ज़रूरत है उसको, या वो अभी थेरेपी के थ्रू कंट्रोल हो सकता है, या फिर आप घर वाले जो हैं वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद किंजा भी हमसे पूछ रही हैं कि हाउ कैन यू प्रिवेंट सुसाइडल थॉट्स एंड व्हेन समवन फील लॉस्ट एंड होपलेस, हाउ कैन यू हेल्प दैट पर्सन। ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इसको मैनेज करने की तरफ लेकर जाते हैं कि कैसे इसको किया जाए। और ज़्यादातर लोगों के सवाल यही होते हैं कि हमें मसला तो है, अब इसमें से निकलना कैसे, मसला है क्या, वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इससे हमने निकलना कैसे, ये हमें कब पता नहीं चलेगा, तो फिर हमारी तसल्ली नहीं होती। हमें रिवॉर्ड इसका तब नज़र आता है कि हमें मसला समझ आ जाए, लेकिन हमें उसका सोल्यूशन भी उसका फ़ौरन से मिल जाए। तो इसके बारे में हम जब बात करें कि सुसाइडल टेंडेंसीज भी इंक्रीज हो जाती हैं, अब हम आते हैं असेसमेंट की तरफ। पहले हम इसकी असेसमेंट करते हैं कि अगर आपके किसी करीबी को ऐसा कोई मसला है, या आपको लगता है कि आप खुद ऐसे किसी मसले का शिकार हैं, तो आप पहली चीज़ क्या करें कि इसको नोट डाउन करना शुरू करें। जैसे आप बीपी चेकअप कराने के लिए जाते हैं, तो बीपी के लिए वो क्या कहते हैं कि आप 1 हफ्ते का रिकॉर्ड लाएं बीपी का नोट करके, तो फिर हम इसको जो है वो आपकी मेडिकेशन स्टार्ट करनी है, क्या करना है वो हम स्टार्ट करते हैं। सेल्फ हार्म का भी कुछ इसी तरह से मामला है कि सेल्फ हार्म की रेटिंग्स, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी कितनी है रोज़मर्रा और हफ्ते में। तो ये आप जब नोट करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा क्या, क्योंकि कई दफ़ा जब हम कुछ सोच रहे होते हैं दिमाग में, तो वो हमें कई दफ़ा चीज़ें बहुत एग्जेजरेटेड नज़र आती हैं, या फिर हमें बहुत ही मिनिमाइज नज़र आती हैं। ये दो फॉल्स बाइसेस हम कह सकते हैं कि हमारी थॉट्स जो हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं, कि कई दफ़ा हमें बहुत बड़ी नज़र आएंगी कि वो इवेंट होता है हफ्ते में शायद मुश्किल से 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, हमें लगता है कि ये तो हम रोज़ करते हैं। और जब आप सोचने बैठे, मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे मैं सेशंस में कई दफ़ा लोगों से ये बात पूछती हूँ, जब आप कहते हैं ये सेल्फ हार्म बहुत ज़्यादा होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि 1 हफ्ते या 1 महीने के हिसाब से ये कितनी दफ़ा होता है। फिर वो सोचने में मजबूर हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं हफ्ते में, महीने में हम 1 दफ़ा कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि उन्हें देखने सुनने में लग रहा था, और वो मुझे रिपोर्ट कर रहे थे कि ये तो हमें बहुत ज़्यादा, हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने नोट करना शुरू करना है। नोट करने की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि हमारा माइंड कई दफ़ा कंफ्यूज हो जाता है और एग्जेजरेट या मिनिमाइज की सिचुएशन में आ जाता है। तो बेहतर ये है कि आप कागज़ पे लिख लें, अपने पास कागज़ पेन रखें। आजकल मोबाइल फ़ोन्स हैं, हम नोट्स में उसको मॉनिटर कर सकते हैं। नोट्स में बस नंबर लिख लिए, किसी को पता भी नहीं चला कि आप क्या नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ हार्म के आने की अर्जेस अलग होती हैं, और सेल्फ हार्म को कमिट करना कि एक्चुअली उस बिहेवियर में इन्वॉल्व होना कि जो कि हार्मफुल है, वो कितना है। यानी कि 1 दफ़ा हफ्ते में होता है ऐसा कि मुझे ख्याल आता है, 2 दफ़ा ऐसा होता है कि मैं उस काम में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो ये जो नंबर्स हैं कि कितनी दफ़ा ऐसा होता है हफ्ते में, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि ऐसा हफ्ते या महीने में कितनी दफ़ा होता है, तो फिर वो आपको 1 हफ्ता नोट करना होगा। तो इससे बेहतर है कि आपके पास पहले सेशन में ही ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आप अपनी रिकवरी की तरफ जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको हेल्प करती है कि आपका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू हो, क्योंकि उसके बीच में सेशंस में कुछ टाइम इस रिकॉर्ड को रखने में लग जाता है। तो ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप अभी किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने से पहले से ये रिकॉर्ड रखना शुरू करें कि 1 हफ्ते में या 1 दिन में कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं सेल्फ हार्म किसी ना किसी तरह से अपने आप को करता हूँ जानबूझ के। इसके बाद जब हम ट्रिगर की बात कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद
का जो स्टेज आता है, जो कि अब मैं आपको ये वो वाली टिप्स दे रही हूँ जो कि एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपको पहले दूसरे सेशन में बताता है कि आप उसके बारे में अवेयर हो जाएं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको सेशंस में दी जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसको अब आप इसी तरह से जो है फॉलो करेंगे तो फिर ये आपकी काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है कि आपके अगले विजिट तक के लिए। तो दूसरी चीज़ इसके बाद, रिकॉर्ड कीपिंग के बाद जो होती है वो ये होती है कि जब आप सेल्फ हार्म करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा क्या होता है। क्योंकि हर एक इंसान कोई भी काम अगर रिपीट करता है, एक दफ़ा से दूसरी दफ़ा में लेकर जाता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से करता है दूसरी दफ़ा में क्योंकि उसको ये बात पता होती है कि उसको इसका कोई फ़ायदा होता है। अब वो फ़ायदा होना ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग खुश होंगे, अप्रिशिएट करेंगे, वो बहुत खुश हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये नहीं है। हर एक चीज़ का रिवॉर्ड डिफरेंट होता है। एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा चीखता है, बहुत ज़्यादा चीखें मारता है, शोर करता है, पेरेंट्स की बात नहीं मानता, पेरेंट्स चुप कराते हैं, वो जितना डांटते हैं वो उतना चीखता है और वो और ज़्यादा मिसबिहेव करता है। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि पेरेंट्स तो उसको डांट रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं या उसको किसी भी तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उसके लिए रिवॉर्ड तो नहीं है, वो तो बिहेवियर फिर भी उसका इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस बात का मतलब ये है कि उस बच्चे को वो डांट जो है रिवॉर्ड का काम कर रही है, और उस डांट का मतलब सिर्फ डांट नहीं है, उसको अपने वालिदैन की अटेंशन मिल रही है, यानी कि अटेंशन उसका वो रिवॉर्ड है जो कि उसका ये बिहेवियर बढ़वा रहा है। तो वो और चीखें मारता है कि मेरे पेरेंट्स आएंगे मुझे डांटेंगे, क्योंकि वो वैसे शायद उनकी अटेंशन अच्छी वाली मिलती नहीं है, तो बुरी वाली अटेंशन ही सही, गुस्से वाली अटेंशन ही सही, लेकिन अटेंशन मिल रही है। तो उसके अंदर रिवॉर्ड क्या काम कर रहा होता है, हमें एज अ ले पर्सन कई दफ़ा नहीं पता होता, जिसमें हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से सेल्फ हार्म भी कोई ना कोई पर्पस फुलफिल कर रहा होता है, कोई ना कोई रिवॉर्ड दे रहा होता है। डिप्रेशन की बात करें, एंजाइटी की बात करें, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करें, जिनमें ये सुसाइड, जिसमें सेल्फ हार्म को बहुत ज़्यादा प्रीवेल होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उनकी बात करें, इन सब डिसऑर्डर्स की जब हम बात करते हैं, इन सब में होता है और इन सब में एक पर्पस फुलफिल हो रहा होता है। जैसे डिप्रेशन है, उसमें कोई बंदा सेल्फ हार्म करता है, उसको मे बी कि उसको उसका रिवॉर्ड क्या मिलता है कि उसको सुकून मिलता है, उसकी बॉडी में, उसकी फिजिकल कंडीशन में वो सुकून फील करता है। वो जो डिप्रेशन था वो उसकी सेंसेशन ख़त्म हो गई, वो जो उसको टेंशन हो रही थी दिमाग में या वो कोई स्ट्रेस की वजह से था, सेल्फ हार्म ने डिस्ट्रैक्शन का काम किया, उसके जहन से वो सोचे निकल गई, ये नया पेन जो है उसने डेवलप कर लिया। तो अगली दफ़ा और ज़्यादा चांस है क्योंकि उसने रिवॉर्ड का काम किया। वो जो सोच रहा था कि मेरे साथ ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, उसने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। अब उसको दर्द इतना हो रहा है कि उसने वो सोचें उसकी जहन से निकल ही नहीं। तो ये उसने क्या किया, रिवॉर्ड का काम किया। अपने सेल्फ हार्म ने उसके लिए रिवॉर्ड का काम किया। लेकिन ये सेल्फ हार्म आगे जाके हम बात कर चुके हैं कि कितना सीरियस हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम पता करें कि हमारे पास रिवॉर्ड की सूरत में कौन सी चीज़ जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। इसके अलावा सिर्फ जो है ये प्लेयर नहीं होता सेल्फ हार्म में। इसके अलावा ये हो सकता है कि हम अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में कोई कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स नहीं बात मान रहे, कोई रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, किसी भी तरह के कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई भी लोग हैं जो आपकी बात नहीं मान रहे, आपको लगता है कि मैं इनको इंटिमिडेट करूँगा अपने रोब से या अपने गुस्से से या अपने सेल्फ हार्म से डराऊंगा तो ये मेरी बात मान जाएंगे, ये कहेंगे नहीं अच्छा अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाओ किसी चीज़ से, हम तुम्हारी बात मान जाते हैं। तो ये रिवॉर्ड का काम कर सकता है। एक बच्चे को उसके वालिदैन जो है कुछ लेकर नहीं दे रहे, मोबाइल चाहिए उसको, कोई भी ऐसी ख्वाहिश है उसकी जो वो पूरी नहीं कर रहे, वो अपने पेरेंट्स को कहता है कि मैं फिर अपने आप को नुकसान पहुंचा लूँगा, तो फिर उसके वालिदैन उसको वो ले देते हैं। तो ये उन्होंने सेल्फ हार्म को उसको यूज़ किया, उसने सेल्फ हार्म की बात को किस लिए यूज़ किया कि इसकी बात मान लो क्योंकि ये पहले भी सेल्फ हार्म कर चुका है। ठीक है, तो वो यानी कि जो करीबी लोग हैं वो इस चीज़ के लिए वो इंसान को रोकने के लिए या उसकी अच्छे के लिए उसको कई दफ़ा इसकी तरफ आमादा कर देते हैं। और इसकी जो कंडीशन हो सकती है वो गुस्सा हो सकती है। कई दफ़ा एंगर में, गुस्से में कई दफ़ा लोग जो है वो अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं। अपना दीवार में सर मार देना, दीवार में मुक्का मार देना, दरवाजे में मुक्का मार देना, तो जिससे भी निशान पड़े अपने आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे या पेन इंड्यूस हो तो वो सेल्फ हार्म में आता है। और ये एंगर की सूरत में भी हो सकता है। अब एंगर में वो रिवॉर्ड हम कहें कि क्या मिल रहा है, एंगर में रिवॉर्ड ये मिल रहा है कि लोग उसकी बात फ़ौरन मान लेते हैं कि नहीं ये तो अपने आप को कुछ करने लगा है। और इस तरह के बहुत सारे और आइडियाज़ हैं जो अपनी सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं।
अब इसमें जो है हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपने नंबर भी नोट किया हुआ हो, ट्रिगर भी नोट किया हुआ हो, और ये भी नोट किया हुआ हो कि इसकी वजह क्या होती है। कई दफ़ा आप सेल्फ हार्म जब भी करते हैं या कभी अपने किसी दोस्त को या जानने वाले को देखा है या सुना है करते हुए, तो पता करें कि उससे पहले वो किस सिचुएशन में होता है, वो क्या फील कर रहा होता है, क्योंकि ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि वो सेल्फ हार्म को हम रोक कैसे सकते हैं। वो इससे पहले कहीं किसी सिचुएशन में, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इन्वॉल्व था, किसी इंटेंस सिचुएशन में इन्वॉल्व था, या आउट ऑफ हैबिट कर रहा है, या आउट ऑफ बोर्डम कर रहा है, या वो कौन सी सिचुएशन की वजह से जो है वो कर रहा है। तो उससे पहले होने वाली सिचुएशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, जिसमें कि लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होते हैं इस बारे में, जब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं तो ट्रीटमेंट में हम बात करते हैं कि जब ये बहुत सीरियस होता है, कि कोई कट बहुत सीरियस लगा लिया है या कोई बहुत ही सीरियस फिजिकल डेंजर में वो इंसान जो है वो आ चुका है, तो फिर उस सूरत में आप उसको मेडिकल चेकअप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उस सूरत में वो जो है हमें कंट्रोल करने की, कि वो उसकी पहले फिजिकल हेल्थ को बेहतर किया जाए, फिर उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ की तरफ आया जाए। अब हम जब बात करते हैं कि इसमें अब बहुत सारे और तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अभी किसी ने सवाल किया कि व्हेन समवन फील लॉस्ट एंड होपलेस हाउ यू कैन हेल्प दैट पर्सन। तो जब ये हम डिप्रेशन की, एंजाइटी की बात करते हैं, तो इसमें अब हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, हम उसको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ फ्रेंड और एज अ सपोर्ट सिस्टम और एज अ फैमिली मेम्बर। एक पूरी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब बंदा किसी भी डिप्रेशन में या सैडनेस की किसी फेज़ में से गुजर रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस में होता है, वो ऐसी कई दफ़ा कश्मकश में होता है कि जिसको वो खुद नहीं रिजॉल्व कर सक रहा होता। जैसे कि अभी हम बात करें, अभी हमने बीपी की बात की, हम किसी भी मेडिकल इलनेस की बात करते हैं, तो वो जो मेडिकल इलनेस होती है, वो जब तक आप दवाई नहीं देते हो या जब तक उसकी रेमेडी नहीं करते हो, वो ठीक नहीं होती। जैसे इवन बुखार भी है, बुखार में भी क्या होता है कि वो टेम्परेचर हो रहा है तो वो बंदे को फटीग और उसके जो बॉडी पेन है, बॉडी एक्स है, वो उसको फील हो रहे हैं, वो उसके क्या सिम्टम्स हैं। इसी तरह से डिप्रेशन के सिम्टम्स होपलेसनेस हैं, डिप्रेशन सेल्फ हार्म के सिम्टम्स होपलेसनेस है, एंजाइटी भी हो सकती है, घबराहट, बेचैनी, ये सारे जो हैं, ये सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस फील कर सकता है, बंदा फील कर सकता है। तो असल में हमने किस तरफ लेकर जाना होता है उसको, हमने रियलिस्टिक थिंकिंग की तरफ लेकर जाना होता है, क्योंकि होपलेसनेस हमेशा पेसिमिस्टिक यानी कि नेगेटिव थिंकिंग की वजह से जनरेट होती है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि एक इंसान नेगेटिव थिंकिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है या बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट है, तो वो चीज़ों का पर्सपेक्टिव चेंज करने की इस वक्त ज़रूरत होती है। और कोई भी इंसान खुद उसके लिए चेंज करना पर्सपेक्टिव बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पर्सपेक्टिव ये चीज़ है कि अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि मुझे ये इस तरह से नज़र आ रहा है, और ये हकीकत है कि ये मेरे सामने ऐसे ही है। अब कोई बंदा मुझे दूसरी साइड से देख के बताए कि ये वाला पर्सपेक्टिव तो डिफरेंट है, मतलब अगर हम इस मोबाइल फ़ोन के या इसके पीछे से खड़े हों तो फिर वो दूसरी तरह से नज़र आता है, उस तरह से नज़र नहीं आता, तो वो पर्सपेक्टिव टोटली इस विजन का हो जाएगा। अभी पर्सपेक्टिव इस विजन का है जो मुझे नज़र आ रहा है, और वो पर्सपेक्टिव दूसरी विजन का हो जाएगा। तो मैं दूसरे विजन का पर्सपेक्टिव यहाँ बैठे हुए नहीं देख सकती जब तक कि कोई सामने मुझे दिखाने वाला ना हो। इसके लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प की चाहिए होती है, क्योंकि होपलेसनेस पेसिमिस्टिक थॉट्स की वजह से आती है, और पेसिमिस्टिक थॉट्स जो हैं वो जनरेट होती हैं हमारे एक्सपीरियंसेस से, और उन एक्सपीरियंसेस में हमारे बिलीव्स बन जाते हैं। कुछ हमारे पुख्ता ऐसे अकीदे हम कह सकते हैं कि बन जाते हैं कि हमारे साथ आज कुछ बुरा होने वाला है। कोई पूछे कि आपके साथ क्यों बुरा होने वाला है, क्योंकि आज मैंने ना सुबह नाश्ता नहीं किया, या मैंने आज उस बंदे की शक्ल देखी है, मेरे साथ आज कुछ बुरा होने वाला है। अब ये क्या है, ये हमने अपना एक बिलीफ बना लिया है कि हमने उस बंदे की शक्ल देखी है जो हमें पसंद नहीं था, आज हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है। ऐसा अगर आप हकीकत में देखें, रियलिस्टिकली देखें, तो किसी एक बंदे की शक्ल देखने से आपका पूरा दिन डिफाइन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक बंदे को आपने एक जगह पे देखा, उसके कंट्रोल में नहीं है कि वो आपका पूरा दिन कंट्रोल करेगा, कि सुबह से लेकर रात तक आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है जिसमें वो इन्वॉल्व नहीं भी है, तो वो कुछ गलत ही होगा।
अब जब ये जहन में सोच होगी तो दिन में होने वाली वो सारी अच्छी चीज़ें जो है वो माइनस हो जाएंगी। और अगर दिन में कोई एक आप वापस कहीं जा रहे थे, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, तो आप रात को यही बात करेंगे कि देखा मैंने सुबह आज उसकी शक्ल देखी थी इसलिए मेरा शाम को टायर पंचर हो गया। तो ये कितना एक रियलिस्टिक है, इसको आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसी तरह की सोचें जो हैं वो होपलेसनेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में आती हैं, जो कि हमें हकीकत लगती हैं लेकिन उनकी असल में हकीकत नहीं होती। सिर्फ हमने अपने दिमाग में उनका बिलीव पुख्ता कर लिया होता है कि ये जो हो रहा है ये उसी वजह से हो रहा है, और हमारे साथ हमेशा बुरा होता है तो हमारे साथ बुरा ही हो रहा है। तो इन सोचों से बचने के लिए जो है हम क्या काम कर सकते हैं कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। और पॉजिटिविटी हमें ये बात नहीं बताती कि हर एक चीज़ के बारे में अच्छा सोचो। हर एक चीज़ के बारे में अच्छा सोचना पॉजिटिविटी में नहीं आता। हर एक चीज़ के बारे में उतना सोचो जितना कि वो बता रही है। यानी कि इसमें यह है कि आप एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और आप किसी पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं और आप कहें कि नहीं मैं तो पॉजिटिव हूँ, आगे खाई नहीं होगी, मेरा एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, और आप सीधे जाकर जो है वो खाई में गिर जाएं, तो आप कहें कि मैं तो बहुत पॉजिटिव होकर रोड पे गाड़ी चला रहा था कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये फुलिशनेस है। पॉजिटिविटी रियलिस्टिक थिंकिंग को हम कह सकते हैं। रियलिस्टिक थिंकिंग क्या है कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स भी आ सकते हैं, मुझे केयरफुल होके इस इलाके के हिसाब से जो है वो ड्राइव करनी है, या मुझे इस इलाके के हिसाब से जो है अपने हर कदम रखना है। यानी कि मुझे हर रिलेशनशिप में उस तरह से डील करना है कि मुझे उस हिसाब से, उस रिलेशन के हिसाब से मुझे पता हो कि मैंने किस तरह से इसको टैकल किया था, किस तरह से इन लोगों को टैकल किया जा सकता है, किस तरह इस रिलेशनशिप को डील किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक पेसिमिस्टिक या सिर्फ एक ऑप्टिमिस्टिक रास्ता हमने नहीं अपनाना, हमने पॉजिटिव और रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि ये इन लोगों में ये कमियां हैं। अगर हम किसी फैमिली में डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं और वो बंदा सेल्फ हार्म में इन्वॉल्व होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके जो है प्रॉब्लम्स में क्या है वो अंडरस्टैंड कर सकते, वो एक्सेप्ट कर सकता है कि मेरी फैमिली में, मेरी लाइफ में होने वाले जो रिलेशंस हैं उनकी वजह से मैं ये इस काम में इन्वॉल्व हूँ। तो मैंने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए कैसे रियलिस्टिकली अपनी सिचुएशन से कोप करना है। तो इन द एंड जो हम बात करें और इसको कंक्लूड करें कि ये हम किस तरह से हमारी जो लाइफ में हमें जो प्रोफेशनल हेल्प या साइकोलॉजिस्ट जो हमारी हेल्प करते हैं वो इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि किस तरह से आपने उसको शेप करना है, किस तरह से आपने उसको डील करना है, और किस तरह से आपने बेस्ट कोपिंग वेज और बेस्ट कोपिंग मैकेनिज्म्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को, वेल बीइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई गेस कि आजकल कोरोना और कोविड की कंडीशंस में जो है सेल्फ हार्म, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके केसेस भी थोड़े बढ़ गए हैं। और हम देखते हैं इसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोगों को अपने घर में कन्फाइंड हैं, उनके पास एक्टिविटीज़ नहीं है करने की। जिस तरह पहले बात की सेल्फ हार्म की, बोर्डम की वजह से भी लोग ट्राई कर लेते हैं, एक्सपीरियंस करने के उसमें कर लेते हैं, क्यूरोसिटी में कर लेते हैं, क्योंकि इसकी ख़ास उम्र जो है वो एडोलेसेंट, टीन एज हम कह सकते हैं कि टीन एज से लेके 25 से 26 साल तक जो है इसकी पीक एज में समझा जाता है, क्योंकि ये वो एज होती है जो बहुत रिस्की होती है, जिसमें लोग नए तरीके इसमें अपनाना चाहते हैं, नए तरीके एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि उनमें अभी एनर्जी होती है, यंग फील करना चाहते हैं, अपना फ्रीडम फील करना चाहते हैं। तो इस एज में, टीन एज में ख़ास तौर पे ये इंसिडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स, टीनेजर्स खुद, टीनेजर्स का जो पीयर ग्रुप है, फ्रेंड्स हैं, वो सब एक दूसरे के ऊपर इस तरह की मॉनिटरिंग रखें कि अगर कोई भी इस तरह के किसी भी ख़तरे में इन्वॉल्व है तो उसको आप जल्द से जल्द उसके पेरेंट्स को रिपोर्ट करें, उसको ये चीज़ बताएं कि तुम्हें हेल्प की ज़रूरत है, तुम्हें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप उसका ख्याल रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं वो आपके साथ बहुत लंबे अरसे तक और एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारे, तो आपको सजेस्ट करना बनता है कि आप उसको सजेस्ट करें। और इसके मेंटल हेल्थ के साथ जो स्टिग्मा रिलेटेड है कि क्या मैं इतना मेरे में इतनी कमियां हैं कि मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, इसको डील करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं या अपनी गाड़ी ठीक कराने जाते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि हमें कोई कमी है कि हमें ये काम नहीं करना आता। तब आप गाड़ी ठीक कराने इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि वो गाड़ी ठीक करेगा। आप मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि उसको आपसे ज़्यादा पता है, सर्जरी वही आपकी सही कर सकता है। तो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में वो शेम और वो एम्बेरसमेंट जो है हमें उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोगों को इस तरह से ना खोएं जिस तरह से हम अभी खोते आ रहे हैं लोगों को। लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस भी आती जा रही है। अभी एक रिसेंटली एक सेलिब्रिटी ने सुसाइड किया जिस पर दुनिया ने बहुत सारी बातें की आपस में।
उस केस को भी आप देख सकते हैं कि हमें हिस्ट्री नहीं पता, सेल्फ हार्म भी हो सकता है उसकी हिस्ट्री में कहीं ना कहीं, कि किसी माइन्यूट लेवल पे सेल्फ हार्म भी हो सकता है, कि वो सुसाइड की तरफ आ गया हो। तो वो कंडीशंस जो हैं वो वर्ड्स होते होते किस कंडीशन पे पहुंच जाए ये हमें नहीं पता होता, और वो किसी भी नैच पे पहुंच सकती हैं। तो इस कोरोना और कोविड की सिचुएशन में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए अवेलेबल, इमोशनल अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल अवेलेबिलिटी एक चीज़ होती है कि दो लोग एक साथ रहते हैं लेकिन हर एक अपना काम कर रहा होता है, वो एक दूसरे के साथ अवेलेबल नहीं होते। लेकिन इमोशनल अवेलेबिलिटी ये कि आप इमोशनली एक दूसरे की बात सुनने, समझने और उसको हल करने या एडवाइस करने के लिए आप अवेलेबल हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें आई गेस कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आप लोगों के लिए, कि सेल्फ हार्म को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, उसको बेसिकली ट्रीट कैसे किया जाए, कौन सा रिकॉर्ड रखा जाए, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी कि आप उसको एक कंट्रोल की हद तक और उसको बहुत मुज़र हद तक ना पहुंचने दें। इसको ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगी कि ये इजी शिफा का जो प्लेटफॉर्म है, जिसने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया, आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को कंसिडर किया कि दिस इज़ वर्थ डिस्कसिंग। इजी शिफा ने जो है, इट हैज़ मेड लाइफ ईजियर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत आसान बना दिया हेल्थ केयर सिस्टम को इन्होंने, ऑन योर फिंगर टिप्स इवन, कि अब मोबाइल फ़ोन पे भी जो है आप इसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और दैट इज़ अवेलेबल ऑन द ऐप स्टोर, जिससे कि आपको बहुत इजीली आई कि इसके चैट भी कर सकते हैं आप, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ सर्विसेज हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल हैं, और इस कोरोना की कंडीशन में तो बहुत ही हेल्पफुल है कि जब आप फिज़िकल कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते तो ये मेंटल हेल्थ को सीक करना, यू कैन सीक मेंटल हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, कोरोना से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो या फिर आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत हो, तो ये सारा कुछ आप उस ऐप के ज़रिए, इजी शिफा की ऐप के ज़रिए ये सब कुछ कर सकते हैं। तो आई होप कि इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम इजी शिफा, एंड आई होप it is going to do best. Thank you so much for all your questions. I hope I have answered most of them, and have a good day. Stay blessed.